नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और मेरे साथ हैं अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार। हम हाजिर हैं आज फिर एक बार बातचीत के लिए। बहुत स्वागत अशोक वानखेड़े जी। पूरे देश की हाँ जी। राजनीति में कुछ मजेदार मजेदार हो रहा है। बिहार पहुंच गए जेपी नड्डा जी और नीतीश कुमार निकल के आए। उन्होंने कहा कि 2 बार जो गलती की है वो तीसरी बार नहीं करेंगे, और अब तक का रिकॉर्ड है, जब वो ऐसा बयान देते हैं उसके बाद कुछ कर बैठते हैं। उधर महाराष्ट्र में तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव कराने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। चुनाव के बारे में बात ही नहीं हो रही है। नवंबर तक चुनाव कराना है, लेकिन अभी तक कोई डेट वगैरह नहीं आई है। देखते हैं आगे क्या। और समरजीत सिंह घाटगे नाम के एक नेता, मराठा नेता हैं, वो शामिल हुए हैं एनसीपी में, जो देवेंद्र फडणवीस के लिए एक झटका बताया जा रहा है। कोल्हापुर के कागल सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भी कई सारे नेताओं का इधर उधर जाने का है। उसमें अजित पवार जी का मामला बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मतलब शिवसेना के शिक्षा मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि उनके साथ उनको उल्टी आती है। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि सौतेले भाई हैं। और अजित पवार क्या करते हैं कि जो लाडली बहना योजना, लाडकी बहना योजना है, उसमें से मुख्यमंत्री का नाम गायब कर देते हैं। तो उनके बीच में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बात ये कही जाती है कि भाजपा चाहती है वो अलग लड़े तो एनसीपी को नुकसान पहुंचाएंगे, और ऐसा लगता है कि अजित पवार अपनी जिंदगी के उस दौर में पहुंच गए हैं कि अब जो भी करेंगे खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे, और किसी को नुकसान पहुंचाने की कंडीशन में वो रह नहीं गए। इधर हरियाणा चुनाव की हालत है सर, ये मजेदार है कि पहले कांग्रेस में होता था कि उनकी लिस्ट आती थी और उसके बाद लोग जो है निर्दलीय लड़ने की घोषणा करते थे। भाजपा वाले रोते बहुत अच्छा है, वीडियो आने लगे रोने के। कल एक वीडियो आया, कंबोज साहब जो मंत्री थे वो सैनी साहब से हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, जाके बैठ जा रहे हैं। 12-13 लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इंतजार में बैठी है कि टिकट ना मिले तो भाजपा और कांग्रेस वालों को टिकट देकर वो अपने अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ाए। तो पार्टी विद अ डिफरेंस की भी कहानी हमने देख ली, ईमानदार पार्टी की भी कहानी देख ली, और खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिस तरह से बौखलाए हैं। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा सर कि मैं जाके वहां प्रचार करना चाहता हूं। तो मैंने कहा इतना प्रायश्चित तो आपको करना ही चाहिए। आप वहां जाइए और जी भर के गालियां दीजिए। जितना वो प्रचार करेंगे उतना विनेश की जीत पक्का होगी। तो इतनी प्रायश्चित तो उनको करना ही चाहिए। जो पाप उन्होंने किए हैं, जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं, उनके भी रोने की खबर आ गई है। तो सर ये रोने की खबरों के बीच जनता हंस रही है, नेता रो रहे हैं, इन सब खबरों के बीच आपके पास आज कहने के लिए क्या है? हमेशा की तरह कोई सवाल नहीं, सिर्फ सीधा सीधा स्वागत और आपको मंच। आपने महाराष्ट्र से शुरू किया, मैं महाराष्ट्र पे आता हूँ। जिस घाटी की बात आपने की वो बीजेपी के बहुत देवेंद्र फडणवीस के ब्लू आइड बॉय थे, लेकिन प्रॉब्लम उनकी ये हो गई, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से हसन मुशर्रफ जो अभी मंत्री है, जिनके ऊपर ईडी की रेड हो गई थी, और ईडी की पीड़ा के चलते वो अजित पवार के साथ गए और मंत्री बने। अब अजित पवार कागल की सीट सिटिंग मिनिस्टर है, उनके लिए तो छोड़ेंगे नहीं, वो उन्हीं को देनी पड़ेगी। और यदि अजित पवार बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ है, यदि ये लोग तीनों महायुति के नाम से लड़ रहे हैं, तो फिर कागल की सीट बीजेपी के कोटे में नहीं आएगी। ऐसे में घाटगे ने दामन थाम लिया राष्ट्रवादी कांग्रेस का, क्योंकि वो सीट शरद पवार लड़ेंगे। दूसरी अहम बात जो सुनने में आई और जो मैं जानता हूँ जितना शरद पवार जी को, शरद पवार जी ने कुछ लोग चिन्हित किए जो उनके बेहद नजदीकी थे, जिसमें छगन भुजबल भी है, जिसमें हसन मुशर्रफ भी है। कोल्हापुर की राजनीति में मैं आपको बता दूं कि एनसीपी का जन्म कोल्हापुर में हुआ, कोल्हापुर में ही एनसीपी का अनाउंसमेंट हुआ। कोल्हापुर एक गढ़ माना जाता था एनसीपी का, और हसन मुशर्रफ के चलते शरद पवार जी ने कई एनसीपी के नेताओं को नाराज किया था। वही हसन मुशर्रफ यदि छोड़ के गए तो वो बहुत ज्यादा दिल में ले गया, इसलिए उन्होंने उनका कार्यक्रम ठीक करने का तय किया और घाटगे को उतारा। अब हसन मुशर्रफ को कोई वहां जिता नहीं सकता, ये बात तो। वो दूसरी बात, जो पहली बार जब पार्टी टूटी थी, तो शरद पवार जी ने पहली जो सभा ली थी वो नासिक की येवला में ली थी। वो नासिक की येवला में इसलिए ली थी कि छगन भुजबल वहां से, उन्होंने अपने बारिश वाली सर, बारिश वाली नहीं, वो तो पिछले विधानसभा की थी, ये पार्टी टूटने के बाद रिसेंटली। और उन्हें जाके आया कि बोले मैं कुछ नहीं, मैं आज इस सभा में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। पूरे येवला के जनता से, मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, आपके नीचे झुक के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने अपना एमएलए चुनने में बहुत गलती की। मैंने बहुत ही गलत आदमी को टिकट देके आपको मतदान करने के लिए बोला, वो छगन भुजबल है। छगन भुजबल की यहाँ पे भी बीजेपी का कोई बड़ा फिश
एनसीपी में आने वाला है और वो छगन भुजबल के खिलाफ लड़ेंगे। ये तो वहां की बात हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है अभी, जो मैं आज शायद अभी शेयर नहीं किया किसी से, शरद पवार और एकनाथ शिंदे की एक मुलाकात हुई। और अच्छा। इस मुलाकात, हाँ, तो एकनाथ शिंदे, शरद पवार और जरांगे पाटिल, यदि ये त्रिकोण बनता है तो फिर ये बीजेपी के लिए बहुत घातक हो जाएगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे की मुलाकात जो हुई शरद पवार से, काफी दिन मतलब कुछ समय हुआ उससे, और उस मुलाकात के बाद ही एकनाथ शिंदे के लोग अजित पवार पे टूट पड़े। जैसा कि आपने कहा कि एक मंत्री ने कहा कि भाई शरद अजित पवार के पास बैठता हूं तो बाहर आके मुझे वोमिट होता है। अभी परसों के दिन गुलाबराव पाटिल जल संसाधन मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि इस सरकार में सबसे नालायक मंत्रालय कोई हो तो अर्थ मंत्रालय है, और अर्थ मंत्री है अजित पवार, अजीत दादा पवार। अजित दादा पवार का। तो ये जो लोग अजित दादा पे टूट पड़ रहे हैं, इसमें कोई एक, क्योंकि शरद पवार ने इस बात तय कर लिया कि अजित दादा को खत्म कर देंगे वंस फॉर ऑल, क्योंकि अब पानी इतना कृष्णा में बह चुका है सर कि अब कोई रिकंसिलिएशन का बदला मोड है, बदला मोड में है 83 साल के शरद पवार। बिल्कुल बिल्कुल बदला मोड में। वो ये सोच रहे हैं कि इनको वंस फॉर ऑल इसको खत्म ही कर दो, कैसे करना। तो अब अजित पवार को साथ देने के लिए कोई, बीजेपी एक डिस्टेंस लेके बैठी है। वहां एकनाथ शिंदे हमलावर है, शरद पवार पहले से हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है, उद्धव ठाकरे हमलावर है। अजित पवार के पास राजकीय संन्यास लेने की कोई कुछ ज्यादा नहीं। या अजित पवार फ्रस्ट्रेशन में आके थर्ड फ्रंट खोलते हैं तो वहां कौन आएगा उनके साथ? अजित पवार के साथ प्रकाश आंबेडकर आएगा, अजित पवार के साथ राज ठाकरे आएगा, जिनका एक एक 2-2% वोट भी नहीं। तो ये अजित पवार अब सुइसाइडल मोड पे चले गए हैं। इसमें अजित पवार ने पूरे महाराष्ट्र में अब ये बोलना शुरू कर दिया। कल वो गढ़चिरौली में थे, तो गढ़चिरौली में आतराम जो एक वहां मंत्री है, उनकी बेटी की और उनमें कुछ अनबन हुई है किसी पॉलिटिक्स को लेके। तो उन्हें कहा कि भाई मैंने जो गलती की आप मत करिए, सब कुछ करिए, परिवार मत तोड़िए। मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की और जिसके लिए मैं रोज अपने आप को कोसता हूं, वो मैंने परिवार तोड़ा। ये जो बार बार उनका आत्मग्लानि, उनका प्रायश्चित का मोड़ है, ये इतना करने के बाद भी शरद पवार जी की यहाँ की खिड़की भी खुल नहीं रही, दरवाजा तो छोड़, खिड़की भी नहीं खुल रही। तो ऐसे में मुझे जो देखता है ये सिनेरियो, ये चुनाव जब होंगे, चुनाव होने पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि किसी भी हालत में महाराष्ट्र बीजेपी हाथ से जाना नहीं चाहता। और बीजेपी का सबसे लोस्ट अभी परफॉर्मेंस है तो महाराष्ट्र में, और लोकसभा विधानसभा में कोई बदलाव नहीं आया। लाडली बहना में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारी चीजें जब आप सामने रखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव पोस्टपोन होंगे। कुछ ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हुई, सीनियर लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे लोग हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दैट। हाउ कम, कैसा हो सकता है? चुनाव आयोग के अनुसार यदि चुनाव आगे पोस्टपोन करना हो तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, या फिर वहां मुख्यमंत्री को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को यह कहना होगा कि वो चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं। क्यों नहीं है? क्या बाढ़ की स्थिति है, क्या भूकंप आया है, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी है, क्या देश पे आक्रमण है? इन चीजों में से कोई चीज होती हुई दिखाई देती। लेकिन एक डर है, ये मुझे एक अधिकारी ने बड़ा डरते डरते कि भाई कहीं कोर्ट ना करे, प्लीज आप इसको कभी बोले नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम पत्रकार है सर, ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी है ऑन द रिकॉर्ड है, हम इतना कर सकते कि सोच को बचा सकते हैं। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मुंबई पे हमला भी हो, कुछ ऐसा भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि पुलवामा का एक उदाहरण अपने पास है सर। पुलवामा किया गया, हुआ है कि होने दिया गया, ये सवाल अभी भी आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, उसकी कुछ भी जांच किसी के सामने नहीं है। और दूसरी बात है कि मलिक साहब जो लगातार कह रहे थे, मलिक साहब के वक्तव्य के ऊपर सरकार मौन है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या ऐसी गड़बड़ कहीं की जा सकती है, क्या हो सकता है? क्योंकि वो जो चाहते हैं कि किसी हालत में मार्च अप्रैल तक यदि चुनाव एक्सटेंड हो तो बहुत सारे खेल वो करवा सकते हैं। तो महाराष्ट्र को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। लेकिन विपक्ष पूरा ताकतवर है, इकट्ठा हुआ है। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं होगा, जिसके ज्यादा एमएलए होंगे वो तय करेगा, और उसके बाद अब चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। महाविकास आघाड़ी की खासियत ये है कि वहां आप
कितना भी बीच में गैप डालने का प्रयास कीजिए। हाल ही में सांगली में एक पतंगराव कदम का पूरा एक स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ, राहुल गांधी भी थे, शरद पवार भी थे, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं थे, तो तुरंत स्टेटमेंट आया देवेंद्र फडणवीस का कि भाई शरद पवार ने तय कर लिया किसको सीएम बनाना है और अब ड्रॉप कर दिया और ये हमसे को निकला। बेसिकली पतंगराव कदम ये कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, सांगली के नेता थे। दूसरी बात, शरद पवार और पतंगराव कदम ने साथ में मिलकर कांग्रेस में काम किया, तो उनकी वो पुरानी एक रिलेशनशिप थी उसमें, और कांग्रेस के तो नेता थे, तो वो कांग्रेस वो इसके लिए राहुल गांधी और पूरी टीम थी। यहाँ तक कि आंध्र की विश्वजीत से मेरी मुलाकातें हैं, विश्वजीत से मेरी मुलाकातें हैं, मैं जानता हूँ। विश्वजीत बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है और मैच्योर पॉलिटिकली, बाकी राजनीतिक नेताओं के बच्चे जैसा नहीं। बाकी के बाहर से आए चाय से कैटली गरम, ये नहीं। एक बार पतंगराव जी से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे, बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पतंगराव ये कहते थे कि तुम बहुत मुंह पे बोल देते हो, और मैं कभी भी उनके मुंह पे बोल देता था। एक दिन उसने मुझे कहा कि क्या पतंगराव कदम कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकेंगे क्या? मैंने बिल्कुल नहीं बन सकेंगे। बोले क्यों? मैंने सर आपका ना गला ठीक नहीं। खूब जोर से हंसे, बोला क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, आप ना बहुत ही बदतमीजी से बोलते हो लोगों से, तो उस वजह से आपके दुश्मन ज्यादा है दोस्त का। और अशोक तो बहुत अच्छा बोल रहा है। मैंने बोला लेकिन मुझे विश्वजीत से बहुत होप्स है, हो सकता है आने वाले समय में जब विश्वजीत 40, 50, 60 के होंगे तो हो सकता है वो नेतृत्व करे, क्योंकि उसमें आपका ये गुण बिल्कुल नहीं, डाउन टू अर्थ है, सबसे बात करेगा, हंस के बात करेगा, मिल के बात करेगा, उसमें वो अरुगस नहीं है पतंगराव कदम होने का। अब बोला भी या वो याद था काय बदलू शकतो, बोला इस क्या बदलूंगा, तो उसमें तो सबने बुलाया। इसका मतलब ये नहीं कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने धमका दिया। तो ये छोटी छोटी बातों पे जब ये राजनीति होने लगती है तो आप समझ जाइए भाजपा कितनी उतावली है और कितनी जला देख रही चीजों को। एक दानवे साहब को उन्होंने, जो पूरे पुराने बीजेपी के अध्यक्ष थे और अभी हालांकि लोकसभा हार गए, उन्होंने प्रचार समिति का प्रमुख बनाया, कैंपेन कमेटी का। एक बड़ी पोस्ट होती है। उन्होंने 4 लीटी से पहली घोषणा की कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें कोई किसी का नाम नहीं, एकनाथ शिंदे का भी नहीं। तो क्या महाराष्ट्र में सारा मराठा एक हो रहा है? और एक देखिए जरांगे पाटिल लगातार देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते हैं, वो ना शरद पवार को बोलते हैं ना वो एकनाथ शिंदे को बोलते हैं, वो लगातार एक ही जगह पे उनका फायरिंग चलता है। तो एकनाथ शिंदे को जो 7 सीटें मिली उसमें जरांगे पाटिल का बहुत अहम रोल है, कम से कम 3 सीटें जरांगे पाटिल को आई। तो आने वाले समय में चुनाव में क्या ये मराठा नेक्सस कोई गेम खेलेगा? और फ्री फॉर ऑल, क्योंकि शरद पवार के 2 टारगेट है, एक अजित पवार जो टूट के गए और दूसरा देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने तोड़ा। तो ये 2 टारगेट शरद पवार का क्या गाइडेड मिसाइल छोड़ते हो? हाँ, आप कहीं भी छुपे हो जाके विजिट करता है। और मैंने हमेशा कहा कि शरद पवार किसी को चुनाव जीतने की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन यदि चुनाव शरद पवार ने तय कर लिया तो फिर भगवान नहीं बता सकता वो चुनाव हारना। चुनाव हरवाने की टेक्निक इंडिया में 2 नेताओं के पास बहुत जबरदस्त है, शरद पवार और दिग्विजय सिंह। ये जो 2 नेता है वो हरवाना अच्छी तरह जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो महाराष्ट्र में खेल हो रहा है ये लबो-लबाब है अभी तक जो हुआ महाराष्ट्र। लेकिन अब दूसरी बात जो है कि सरकार भी देखिए स्टेट ट्रांसपोर्ट, हमारे यहाँ एसटी बसेस चलती है स्टेट ट्रांसपोर्ट की, उस बस का हड़ताल हो गया। उस हड़ताल का नेतृत्व तो बीजेपी के एमएलए कर रहे हैं और हड़ताल खत्म करो गणपति का टाइम है करके एकनाथ शिंदे आह्वान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को अंदर ही अंदर चेकमेट करें। किसी ने मुझे कहा महायुति और महाविकास आघाड़ी का संग्राम कैसा होगा? मतलब पहले महायुति आपस में तो संग्राम पूरा कर ले। अशोक जी, कहा जाता रहा है कि इस देश में एक ही पार्टी है कांग्रेस,
बाकी सब पार्टियां अलग अलग तरह की कांग्रेस हैं, कोई हिंदू कांग्रेस है, कोई महाराष्ट्र कांग्रेस है, बस बस कोई बस कुछ है। तो ये सब चीजें, आपकी भी एक उम्र हुई, मेरी भी हुई, ये सब चीजें हम लोग कांग्रेस के अंदर देखा करते थे। चाहे वो हरियाणा पे भी आप आएंगे, ये सब चीजें हम कांग्रेस में देखा करते थे कि हम लोग कहते ही थे कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को हराने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी, या गठबंधन होने पे भी इस तरह की चीजें हमने देखी हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आप महायुति गठबंधन की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाकई एक ऐसा, आप ऑटो की बात करते हैं कि ऑटो गवर्नमेंट है, तो ये ऐसा लग रहा है कि ऑटो में एक पहिया कार का लगा है, एक पहिया साइकिल का लगा है और एक पहिया जो है वो ऑटो का अपना ट्रैक्टर का है। ओरिजिनल कोई नहीं कर अभी, क्योंकि बीजेपी भी ओरिजिनल नहीं रही है। महाराष्ट्र में एक ओरिजिनल बीजेपी है, दो भागों में डिवाइडेड है। संघनिष्ठ बीजेपी, मोदी निष्ठ बीजेपी। एक बीजेपी शिवसेना बीजेपी है, एक बीजेपी कांग्रेस बीजेपी है, एक बीजेपी राष्ट्रवादी बीजेपी है, एक बीजेपी एमएनएस बीजेपी। मतलब एमएनएस से आए हुए लोग, कांग्रेस से आए हुए लोग, ये अपने अपने गुट लेके बैठे हुए हैं। ये अभी तक बीजेपी वाले हो नहीं पाए। कोई डर के मारे आए, कोई सत्ता का मक्खन खाने के लिए आए। तो ये जो पूरा प्रकार है, इसमें ये जो खबर आ रही है कि गडकरी साहब को एक्स्ट्रा एक्टिव किया जा रहा है, इसके पीछे क्या है? वो तो ओरिजिनल बीजेपी है भाई, ओरिजिनल आरएसएस, ओरिजिनल नहीं, बीजेपी है। ओरिजिनल आरएसएस है, लेकिन वो तब होंगे सर, इतनी बड़ी गंद में वो क्यों उतरेंगे? गंदगी आप सफल रायता आप फैलाओगे, साफ उनसे करवाओगे, और साफ नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर। अभी उनका बयान भी आया था सर, याद करो, उनका बयान आया था कि पुतला अगर उसका होता, फौलाद का होता तो वो नहीं गिरता, स्टील का होता नहीं, पुतला शिवाजी के उन्होंने जन्म बोला, उन्होंने कहा कि मैंने इतने फ्लाईओवर बनाए और मुझे पता है समुद्र के किनारे शहर होने का मतलब क्या है, कितनी जल्दी वो सड़ जाता है, तो फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसको। लेकिन फिर वो तो वक्तव्य तो वो देते रहते हैं, लेकिन वो इस गंदे में देखिए, जब पूरा मामला देखिए, मुर्दे को घी पिलाने से सर जिंदा नहीं होगा ना। आप 1 किलो घी लेके गडकरी को भेजोगे कि इसको पिलाओ। जब वो आईसीयू में था तब गडकरी का यूज नहीं किया आपने, हो सकता है वो आईसीयू से निकाल देते। अब तो डेड बॉडी हो गया है। अब अंतिम संस्कार का आप ये करने चाहते हो, करना चाहिए, तो आप उसमें लगे हो कि एक बार घी पिला के देखिए, एक बार सूरज की तरफ मुंह करके देखिए, कहीं जिंदा हो जाए। प्रयास चल रहा है। कभी बाहर के नेताओं को भेज के देखिए। अब इधर के लिए उसको भेजा है कैलाश विजयवर्गीय, या जरा इधर को समझिए। अब बेचारे क्या करेंगे, वो भी डेड बॉडी के साथ कितना देर तक बैठेंगे। तो सवाल है कि आपने पिछले 10 साल में पार्टी को मरने कैसा दिया? जब बार बार गडकरी कहते थे कि मरो ये पार्टी, तो आपने हंस दिया गडकरी। और अगर ये सरकार गिराने का खेल नहीं किया होता सर, और बीजेपी विपक्ष में रह के 5 साल सर, मैं कह रहा हूँ अशोक जी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यदि ये सरकार नहीं गिरती महाविकास आघाड़ी की, तो बीजेपी अपने बलबूते पे 150 पार आती, अपने बलबूते पे, किसी के बगैर। और फिर महाराष्ट्र में ये पार्टी आने वाले 20 साल तक राज करेगी। संभव है बिल्कुल। ये अति उत्साही बना हो गया है शिवसेना को तोड़ना। किसी भी राजनीतिक दल तोड़ोगे तो इसके रिपलकेशन भुगतने पड़ते हैं। और जब संघ बार बार कह रहा है कि अरे बाहर के लोगों को इतनी तवज्जो मत दो, अपने वालों को तवज्जो दो, इसके बावजूद भी राज्यसभा के अभी जो नॉमिनेशन हुए, देखिए आप, बाहर से आए लोगों को कितना अकोमोडेट किया गया है। तो जो लोग संघर्ष करते पार्टी के लिए, उनको क्या पत्थरी खाने है क्या? वही आप हरियाणा की जो बात कर रहे थे ओपनिंग रिमार्क्स में, तो आपने जब कहा तो मुझे याद आया, इसके बाद आप हरियाणा ले लीजिएगा कि किरण चौधरी आई, वो विधायक थी, उनको राज्यसभा भेज दिया और उनकी बेटी को विधायक का टिकट दे दिया। टिकट दे दिया। अब मुझे बताओ कि उस किरण चौधरी के खिलाफ लगातार बीजेपी जो लड़ रही थी, वो नेता क्या करेगा? उसके लिए तो मुंह पे टॉवल रख के घर पे बैठने की जरूरत किसको? हाउ विल ही फेस द पीपल? कल तक तो किरण चौधरी को गाली दे रहा था, आज उसकी जय जयकार करनी पड़ रही है। इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति किसी कार्यकर्ता की नहीं। नेताओं के लिए तो क्या है, नेता तो विषम है। हर देखिए, नेता निर्लज्ज हो सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं।
कार्यकर्ता ये अपने घर की रोटी खा के लड़ता है, नेता सरकारी मक्खन खा के लड़ता है। अजित पवार को सबसे भ्रष्ट कहने के बाद दादा पहले क्यों नहीं आए, ये निर्लज्जता के शब्द अमित शाह बोल सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता बारामती में जिसने लठ खाए, पुलिस के मार खाई, प्रताड़ना झेली, पारिवारिक बहिष्कार झेला बारामती में पवार परिवार का विरोध करके, वो आज अजित पवार की जय कैसा उसके अपने बच्चे उस पर हंसेंगे, उसका परिवार उस पर हंसेगा। तो ये समझ लेना चाहिए। आज क्या हो गया, आज देखिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी चीज की अति बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे देश में दो राजनीतिक दल, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी और लेफ्ट कैडर बेस्ड पार्टी। कैडर बेस्ड पार्टी को संगठन को आप खेल नहीं सकते। संगठन जिस संगठन के साथ खेलेगा, संगठन आपका खेल कर देगा। 2014 से लेकर 24 तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जितना 12 बजाने थे, जितना भत्ता बिठाना था, इन दोनों ने बिठा दिया। इन दोनों ने अपने हिसाब से संगठन चलाया, संगठन के हिसाब से सत्ता नहीं चलाई। अब संगठन चरमरा गया है। संगठन में जो लोग कैडर के हैं, वो लोग अंदर ही अंदर बिल्कुल ज्वालामुखी उनके फटने को तैयार है। और जब चुनाव आते तो ज्वालामुखी फटता है। यही हो रहा है हरियाणा। हरियाणा में बड़े बड़े दिग्गज, मतलब मैं पहली बार देखा कि कोई आदमी हराने की गारंटी ले रहा है। भाजपा वो होती थी कि जिसमें जिम्मेदारी दी जाती थी, ये 2 सीटें की जिम्मेदारी आप कैसा भी करके इसमें मेहनत करके ये सीटें ले आएंगे। अब नेता कहते हैं कि ये 2 सीटें तो मैं देखता हूं कौन जितवाता है बीजेपी को, ये तो मैं हरवाने की गारंटी देता हूं। जिस दिन आपका कैडर आपको हरवाने की गारंटी ले रहा है, उस दिन आप गारंटी लिख लीजिए हार की, और बुरी तरह से हार की। तो ये जो वातावरण बिगड़ गया, कितने लोग रोज देखिए व्हाट्सएप खोलिए, हरियाणा के जितने ग्रुप है, मीडिया ग्रुप, फटाफट धनाधन लेटर पे लेटर आ रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी पदों से और मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं, और सभी पदों से दुखी मन से दे रहा हूं, बहुत दुखी, धनाधन 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 आ रहे। तो किसके भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं? मोदी के चेहरे पे? किसके भरोसे? अपने कुकर्मों का पारा पड़ के? कोई अच्छे काम तो किए नहीं है। आज बृजभूषण सिंह कह रहा है कि भाई अब मुझे समझ में आया कांग्रेस ने षड्यंत्र कराई। तो बबीता फोगट को बीजेपी की सदस्यता देते समय तुम्हें शर्म नहीं है? मतलब कोई दूसरी महिला खिलाड़ी बीजेपी की सदस्य हो सकती है, स्क्रीन पर ठुमके लगाने वाले बीजेपी के मेंबर हो सकते हैं, व्याभिचारी भ्रष्टाचारी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी यदि कांग्रेस की सदस्यता ली तो षड्यंत्र होता है। कांग्रेस के षड्यंत्र करेगा? कांग्रेस गया था क्या तुम्हारे साथ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे कि कांग्रेस ने स्क्रिप्ट लिख के दी थी कि रात को बुलाओ लड़की को कमरे में? कांग्रेस का षड्यंत्र। एफआईआर चार्जशीट फाइल की है दिल्ली पुलिस, और चार्जशीट में लिखा है, अरे कहते मेरे खिलाफ षड्यंत्र। षड्यंत्र तो उस लड़की के साथ हुआ जो गोल्ड लेते लेते रह गई। बिल्कुल। आप जाइए हरियाणा में प्रचार के लिए, जाइए, देखो हरियाणा का लोग कैसा वेलकम करते हैं आपको। माला पहनाएंगे, माला पहनाएंगे आपको, क्योंकि आप यदि राज ठाकरे को आप यदि राज ठाकरे को अयोध्या आने नहीं देते, क्योंकि उसने यूपी और बिहार वालों को गाली दी थी, तो जिनकी लड़कियों की इस्मत लूट गई है वो कैसा आपको वेलकम करेंगे? एक गोंडा नहीं है यूपी का या मुंबई का जे हॉस्पिटल नहीं जहां शूट आउट करवाओ। बिल्कुल सही। ये हरियाणा है जिस प्रदेश के हर घर से एक आदमी देश के फौज में अपनी सेवा दे रहा है। हरियाणा है जिसने सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए है देश को, क्रिकेट से लेकर कुश्ती तक। तो आप
इतना बड़ा अपने आप को भगवान रखना। अभी मोहन भागवत जी ने भी कह ही दिया था ना सर जी, मुझे याद आया आप हाँ कहते। हाँ, तो भगवान नहीं माने, लेकिन फिर मेरी आपके चैनल के मोहन भागवत जी को भी हाथ जोड़ के विनती है, मणिपुर में कब तक रोएंगे मोहन भागवत जी आप? जो वक्तव्य आपने दिया है ये लगातार आप दे रहे हैं। केन साहब के जन्म शताब्दी पे जो आपने कहा कि आप अच्छा काम कीजिए, लोग खुद श्रद्धा से आपको बुलाएंगे। क्या बात। इज्जत लोग देते हैं, अपने आप को इज्जतदार कह के इज्जत नहीं मिलती, लोग भगवान का दर्जा आपको देंगे। यहां पे महाराष्ट्र में संत तुकाराम को भगवान का दर्जा दिया जाता है, संत ज्ञानेश्वर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इंसानों को भी लोग भगवान मानते हैं, लेकिन उनका कर्तृत्व ऐसा होना चाहिए। खुद को ही आप कहो कि मैं अजन्मा हूं, भगवान ने मेरे को भेजा है, तो सवाल लगता है कि मेरे को भी मेरे भगवान को पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा अनर्थ क्यों कर रहा है तू? हमने कौन सा घोर पाप किया कि ऐसे ऐसे लोगों को भेज रहा है डायरेक्ट? लेकिन संघ कब तक बोलेगा? कई बार मुझे मोहन भागवत जी की स्थिति भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जजों जैसी दिखती है। टिप्पणियां तो बहुत बढ़िया करते हैं, ऑपरेटिव जजमेंट में कुछ नहीं होता, तो ये भी बोलते बोलते ही ये समय करने का है। अभी यदि आपको लगता है कि ऐसे लोग संस्थान में बैठे हैं, आपको लगता है कि मणिपुर असुरक्षित है, आपके स्वयंसेवकों के लिए असुरक्षित है, बाहर के जो व्यापारी गए उनके लिए असुरक्षित है, जो लोग हैं वहां पे रहने वाले वो असुरक्षित महसूस करते हैं। वहां की राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उनके बोलती है कि वो असुरक्षित है, सर्वोच्च न्यायालय बोलता है वो असुरक्षित है, पूरी जनता बोलती है, विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया सिर्फ मणिपुर असुरक्षित है करके, विदेशी मुल्क कहते हैं कि मणिपुर में स्थिति ठीक नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अपने राष्ट्रपति जी, इन दोनों को लगता है कि मणिपुर सुरक्षित है। मुर्मू जी असुरक्षित महसूस करती है जब बंगाल में किसी पीड़िता के साथ कुछ होता है, हम उसका निषेध करते हैं। बंगाल में जो हुआ वो घोर मानवता के खिलाफ और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारी राष्ट्रपति कहती है कि वो असुरक्षित और दुखी और असुरक्षित कहती है, बिल्कुल सही कहती है, लेकिन फिर वो असुरक्षा की भावना मणिपुर को लेके क्यों नहीं आती? सवाल ये है। मेरी राष्ट्रपति भी सब्जेक्टिव हो गई क्या? उन्हें तो हम अभिभावक मानते हैं, वो तो हमारी मां है। मां कभी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती, वो एक मातृशक्ति के रूप में वहां स्थापित है। मोहन भागवत जी, यदि आप अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और आप ये मानते हैं कि ये सहयोगी संगठन है आपका बीजेपी, तो आप बताइए, जो आपने कहा था कि सरकार होते हुए भी राम मंदिर नहीं बन सकता, ये शर्म की बात है, तो आप बताइए वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता मणिपुर में, शर्म की बात है, आप बताइए उनको। लेकिन आप कब तक बोलते रहेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि सरसंघ चालक के मुंह से निकला हुआ शब्द आदेश हुआ करता था, उस शब्दों का वजन था। सरसंघ चालक कुछ बोलते, उनका दशहरे का रैली, दशहरे का भाषण इस देश के राजनीति का एक टोन सेट करते थे। आपके शब्द अर्थहीन हो जाएंगे। आप ही की बात आपको सामने कहना कि मतलब मैं हिमाकत कर रहा हूं। आपने कहा कि श्रद्धा अर्जित करनी चाहिए, आप अच्छा काम कीजिए, लोग आपको याद करेंगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा भागवत जी, बिल्कुल सही। आपको ये बताना होगा कि जब राष्ट्र संकट में है, कोई राज्य संकट में है, तो आप कड़े फैसले लेते हैं और वो ताकत आप में है। मुझे नहीं लग रहा था कि एक दिन मेरे जैसे एक छोटे पत्रकार को भी आपको ताकत का एहसास करवाना पड़ेगा। दुर्भाग्य। या फिर जो लोग कहते हैं, कई बार कुछ वामपंथी लोग कहते हैं कि अरे वानखड़े जी आप नहीं जानते, ये दोनों एक है। अब हम जानते हैं कि अरे दोनों एक नहीं है भाई।
जितना गंद दिल्ली वालों ने मचाया वो कभी नागपुर नहीं मचाएगा। क्या बात लेकिन लगातार आप बोलते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब फिर यही है कि मैं बोलते जाऊंगा तो करते जा। बात तो सही है। फिर जो लोग क्रिटिसाइज करते वो सही है, और हमारे जैसे लोग जो कुछ आशा की किरण लेके बैठे हैं, उस दिए पे तो पानी गिरता है रोज। ये वस्तुस्थिति है अशोक जी। कब तक सुनेंगे ये? मणिपुर में वो 2-3 बार बोल चुके, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं पड़ता। यदि सरकार के कान में पिघला हुआ शीशा पड़ा हुआ है तो सरकार के कान छाटने होंगे, बहरों को सुनने के लिए मजबूर करना होगा। और ये ताकत तो हमारे पास 5 साल बाद आएगी, 2029 में। तब तक देश बर्बाद हो चुका होगा। मणिपुर के बाद कितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट चलेंगे? 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और वो काम आप कर सकते हैं जो 5 साल के बाद जनता करेगी। लेकिन आप करें तो सो ना, सिर्फ आप बोलेंगे तो फिर आपके बोलने का भी अर्थहीन शब्द हो जाएंगे, और जो आपकी जो लिटरेचर है सरसंघ चालक का, वो भी खत्म हो जाएगा। जी, तो आप जब बोल रहे थे तो मुझे लोहिया याद आ रहे थे, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। आप थोड़े ज्यादा आशावादी हैं। मेरी दिक्कत ये है कि मैं उम्मीद सिर्फ उन लोगों से करता हूं जो किसी संवैधानिक पद पे हैं। आचार्य जो मोहन भागवत आरएसएस के अध्यक्ष हैं, आरएसएस जाने, मोहन भागवत जाने, आरएसएस से बीजेपी का रिश्ता जाने, इस देश का नागरिक होने के नाते मेरी जो उम्मीद होती है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से होती है जो संवैधानिक पद पे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। और अशोक जी, गजा और मणिपुर 2 ऐसी जगह हैं जो पिछले 1 साल से जल रही हैं, और कितना आश्चर्यजनक है कि गजा की खबरें फिर भी हमारे पास आ जाती हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे लगातार आती रहती हैं। मणिपुर में कल मुख्यमंत्री के घर पे बम गिरा है। अब गिरा है, गिरवाया गया है, ये सब मैं नहीं जानता। ड्रोन से बम गिर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है जो युद्ध के समय होता है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर वॉर चल रही है, और इस देश में जो खामोशी बनी हुई है वो अजीबोगरीब है। इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग कहेंगे कि आप हमें हिंदुस्तानी नहीं मानते, तो हम भी उतने तन कर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम सब इसमें कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। आज हम की डेट में देखिए अशोक जी, आज की डेट में आप में आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो है वो उनका मुंह बंद हो गया है। अब हम बोलने की स्थिति में नहीं। क्या बात? लोग हंसते हैं हम किस संसद की बात करते हैं, किस संविधान की बात करते हैं, किस संविधान पे पद की बैठे बात करते हैं। अशोक जी, संवैधानिक पद पे बैठने वाले आदमी की गरिमा तब बढ़ती है तो वो संविधान को माने। बिल्कुल, संवैधानिक पद पे बैठ के यदि संविधान को रोंगते हो पैरों के नीचे, तो फिर सब वो जगह भी अर्थहीन हो जाती है। आपने एक भारतीय होने की पीड़ा बताई, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने की मेरी पीड़ा है, इसलिए मैंने कहा कि संघ कुछ बोले तो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, या फिर संघ का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है क्या? सवाल ये भी। कई बार ये डर लगता है कि सबका रिमोट कंट्रोल कहीं बुचानी, अदानी, अंबानी कहीं वहीं तो नहीं चला गया है, और खेल हो रहा है। कभी अगर हम लोग बात कर पाएंगे तो उसमें भी ये सारे खेल हैं। और आखिरी बात में मैं ये कहूँ कि एक जमाना था जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो खैर कभी ऐसे काम नहीं किए हैं, मैं गलत नाम ले गया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार थे जो बोफोर्स का रोज खोज के ले आते थे। और अशोक जी, मेरे शहर में वो अखबार 2 दिन बाद पहुंचता था, क्योंकि बहुत दूर था दिल्ली से। 2 दिन बाद के अखबार के लिए हम पागलों की तरह सुबह इंतजार करते थे कि वो अखबार आए, तो मैं और मेरे पिताजी तुरंत पन्ने बांटते थे और पढ़ना और मार्क करना शुरू करते थे। वो काम कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। और उसके बाद भी आप बेशर्मी देखिए, इस पर मैं आपकी टिप्पणी लेके बात ही वहीं पे खत्म कर दूंगा। इस पे आप बेशर्मी देखिए कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। कितना बढ़िया है, कोर्ट उसका कोई संज्ञान नहीं लेगा, कोई जवाब नहीं देगा। क्या क्या चीजें निकल के आ गई, पेंशन से ज्यादा, तनख्वाह से ज्यादा पेंशन मिल रही है, क्या क्या नहीं निकल के आ गया। वो कंपनी जो किराए पे मकान देती है वो आपका मकान किराए पे दे रही है। कमाल है, सोच ही नहीं सकता है कोई कि ये भी हो रहा है। और ये बिल्कुल चुप पड़ा हुआ है। चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, वो समझ में आ रहा है। हमारे सबकी चाबी कहाँ है, सबका मालिक एक। देखिए, सबका मालिक एक, उसका नाम अडानी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात,
देखिए बूच मैडम ने तो रिश्वत खाने के नए नए आयाम समाज को बता दिए। क्रिएटिव आयाम सर, क्रिएटिव आयाम, क्रिएटिव तरीके से। ये ऐसा नहीं है कि तू मेरे को इतना पैसा दे, कैश दे और काम करवा ले। क्रिएटिव उन्होंने किए, लेकिन फिर ज्यादा दिन छुपता नहीं कोई, वो सामने आता है, पाप सामने आएगा, हिसाब होगा, अच्छा आज नहीं तो कल। इसीलिए हम थोड़े डरते हैं। गणेश चतुर्थी है, गणपति बापा का आगमन हुआ है आज। सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। वो विघ्न हरता है और अब मेरा पूरा देश विघ्न से घिरा हुआ है। इन 10 दिनों में इतनी आराधना तो जरूर करूंगा कि विघ्न के बादल छटने में थोड़ी मदद हो। लोगों के दिमाग के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो अहंकार का है, जो पैसे का है, जो ईडी सीबीआई की दादागिरी का है, उससे भी निडर होके इस देश में बहुत बड़ी फौज है। मैं फौज इसलिए कहता हूं कि जिस दिन नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए जो संविधान ने दिए हैं उनको, जब उसके लिए लड़ना पड़ता है तो फिर वो फौजी हो जाता है। क्योंकि अब हमारी लड़ाई देश से नहीं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है, संविधान को रोकने वालों के खिलाफ है और मनमानी करके खुद को भगवान का दर्जा देने वाले लोगों के खिलाफ है। मोहन जी बोलते हैं हम अपने प्रयास से जितना हम जिस फील्ड में है, उस फील्ड से लड़ाई हुई लड़ने का प्रयास करते हैं। उमासुतं शोक विनाशकारकं कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणं गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश चतुर्थी है आज, हम सबकी तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं और हम दोनों अशोकों की तरफ से देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।